हेलो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रमेय लगी हुई है हेल्थ थ्योरम, जिसे बीपीटी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी दिनों से वीडियो आई नहीं थी क्योंकि कुछ गांव में विद्युत का प्रॉब्लम हो गया था 4-6 दिनों से, काफ़ी तो लंबा चला प्रॉब्लम सॉल्व होने में, जिसकी वजह से सारा सिस्टम भी डिले चल रहा था, परेशानी में था। अभी सब कुछ ठीक हो गया है, मैं वीडियो लेके आ गया हूँ जैसा आप देख पा रहे होंगे हेल्थ थ्योरम। ठीक है, तो आज बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्थ थ्योरम को टू द पॉइंट समझेंगे। आइए देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन को ही समझा दूं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता आपसे, तो देखते हैं जरा क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं, प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग एक ट्रायंगल बनाएं, क्लियर, और ट्रायंगल में किसी एक भुजा के समांतर एक अलग सी भुजा खींचे, मान लीजिए इसका नाम मैंने रखा डी, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक भुजा है जिसका नाम है ए बी, उसके दो खंड हो जाते हैं। वो दो खंड आपको यहाँ दिख रहे होंगे, एक खंड का नाम है ए डी और एक खंड का नाम है डी बी। क्लियर। ऐसे इस पूरी रेखा को देखें आप ए सी को, तो यहाँ भी इसके कितने खंड होते हैं, दो खंड, ए ई और ई सी। ये खंडों का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। ठीक है, यानी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो बाकी शेष दोनों भुजाएं क्या हो जाती हैं, खंडित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। तो वो विभाजन से जो टुकड़े प्राप्त होते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ए डी और यहाँ पर डी बी, यहाँ पर ए ई तथा ई सी, ये दोनों का अनुपात ही क्या होगा, बराबर होगा। इनका मेथड है, ये क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। बाकी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिख रहा है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन ने आपको गिवन लिखा है उसे आप लिखना होगा। सबसे पहले आप लिखें कि दिया है, आप देख लें क्या बात आपको दे रखा है। दिया में आप लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज जिसका नाम है ए बी सी में, जिसमें डी ई पैरेलल है बी सी के। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई जिसका नाम है डी। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में आपको करना है सबसे पहले कि यहाँ डी से आप एक लंब बनाएंगे जिसका नाम होगा डी एम। क्लियर है, एक रचना तो ये होगी, और दूसरी जो रचना होगी वो होगी बिंदु ई से इस भुजा ए बी पर, जिसका नाम हम लोग रखेंगे ई से लेके एन तक, अर्थात ई एन। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे त्रिभुज में दो लंब खींचे गए हैं, एक लंब का नाम है डी एम और एक लंब का नाम है ई एन। क्लियर। और साथ ही साथ आपको क्या कर देने हैं, यहां से डी सी को तथा बीई को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो गिवन तो आपने लिख लिया है, और मैं जैसा आपको बता रहा हूं वैसा ही हूबहू कॉपी पेस्ट करना है आपको अपने बोर्ड पेपर में। ठीक ना, बोर्ड का जब आप एग्जाम देने जाए तो सेम जैसा मैंने आपको सिखाया ऐसे ही कॉपी करें, क्योंकि ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन में तो बार बार यूज होगा इसका, इस कॉन्सेप्ट का, और साथ में ये जो प्रमेय है सीधे आपसे 5 से 6 नंबर में पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो बहुत ध्यानपूर्वक देखें, अन्यथा में ना लें। ठीक है, तो गिवन आपने लिख लिया है, अब आपके पास, और साथ ही में आपको सिद्ध करना है वो भी लिख लें। सिद्ध क्या करना है उसे देखें, सिद्ध करना है, क्या बात सिद्ध करनी है उसे देखें। सिद्ध करने में आपको जैसा कि पता है कि इसके खंडों का अनुपात बराबर होगा, अर्थात एडी बटे डीबी बराबर होगा किसके, ए ई अपान ई सी के, ए ई अपान ई सी। अगर ये बात आप दिखा देते हैं तो आपकी प्रमेय संतुष्ट हो जाती है, अर्थात सिद्ध हो जाती है। इसी बात को थेल्स या बीपीटी कहते हैं, अर्थात बीपीटी थ्योरम आपकी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब इसको आप इसमें रचना की है तो आप रचना भी लिखेंगे। रचना में आइए, रचना क्या है आपका वो लिखिए, कंस्ट्रक्शन करिए। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपने डीएम लंब किस पे खींचा है, एसी पर, तथा ई एन लंब खींचा है ए बी पर। तो लिखेंगे कि त्रिभुज में, या लिख दीजिए आप, इस बात को लिख दें तो ज्यादा है, त्रिभुज, रचना को लिखें, त्रिभुज ए बी सी में क्या किया आपने, डीएम लंब एसी तथा
ई एन लंब ए बी खींचा। पहला काम तो आपने ये किया था, इसलिए इसे रचना नंबर 1 कहेंगे। और दूसरी बात जो आपने किया था, आपने कहा कि डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया, तो उस बात को लिखें कि तथा, आप लिखेंगे कि डी को सी से तथा ई को बी से मिलाया। बहुत ही प्यार से और आराम से ये दोनों रचनाएं आप लिख देंगे। क्लियर है कि त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले क्या किया कि डीएम लंब खींचा, जो कि इस भुजा पे खींचा गया है एसी पर, और ई से लेके एन तक ईएन एक लंब खींचा गया है, जो कहाँ खींचा गया है, ए बी पर खींचा गया है। तो ये दोनों रचना नंबर 1 हो गई। एबीसी में डीएम लंब खींचा गया एसी तथा ईएन लंब खींचा गया ए बी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, डी को सी से मिलाया तथा ई को बी से। तो वो बात लिखी है कि डी को सी से तथा ई को बी से मिलाया। अब जो उत्पत्ति है उसे हम अपने नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। क्लियर है, आप यहाँ देखें। अब हम उत्पत्ति करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये आपने लंब बनाया है, इसका नाम है डीएम और इसका नाम है ई एन। क्लियर है, तो अब हम चलेंगे उत्पत्ति की तरफ। कहाँ चलेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति क्या है, उत्पत्ति कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक अच्छा नौ की प्रमेय को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने पढ़ा होगा कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं के मध्य में एक ही आधार से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साथ ही त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर कोई आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं 1/2 इंटू आधार और साथ में गुणा में ऊंचाई लगाते हैं। क्लियर है, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो अभी याद करें, या मैं ये मान के चलता हूँ कि कक्षा 10 के आप बच्चे हैं, आपको सारी चीज़ों की जानकारी होगी। तो ये बात जरूर जानते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 उसका आधार तथा ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब होता है लंब, आप लंब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग करूंगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं के मध्य, तो मान लीजिए ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं, समांतर। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये एक ही आधार, मान लीजिए ये आधार मैंने रख दिया ए और बी, इसी से एक ट्रायंगल मैंने ये बना दिया और इसी आधार को फिर से कंसीडर करते हुए एक ट्रायंगल में ये बना दिया। तो ये दोनों ट्रायंगल के जो एरिया होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके मैं इस बात को लिखना चाहता हूँ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देख लें। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये डीई सेम आधार से ये ट्रायंगल भी बन रहा है और इसी से ये भी ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर है, तो मैं ट्रायंगल डी बी ई का बात कर रहा हूँ और ट्रायंगल डी सी ई का बात कर रहा हूँ, चाहे डी बी ई जाने चाहे ई सी डी जाने। क्लियर है, दोनों एक ही आधार डी ई से बन रहे हैं जो कि सेम पैरेलल रेखाओं के बीच है। एक पैरेलल रेखा ये है और एक ये है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रमेय में ये कहा गया है कि एक ही ये समांतर रेखा के बीसी जो समांतर रेखा में इसके समांतर एक रेखा खींची गई जिसका नाम है डी। क्लियर है, तो ये दोनों ट्रायंगल एक ही आधार डी से बने हैं और सेम समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, इसलिए क्षेत्रफल में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। आप फिगर को एकदम इत्मीनान से क्या करते रहें, देखते रहें। क्लियर है, क्लियर रहेगा। आपको सब कुछ रचनाएं दिख रही हैं, आराम से आप देखें। तो पहले लिखेंगे कि चूंकि दो समांतर रेखाओं एवं एक ही आधार से बनने वाले त्रिभुज या त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस कॉन्सेप्ट की वजह से आप लिख सकते हैं कि एरिया ट्राइंगल, मैंने आपसे बताया था डी बी ई, इसका नाम होगा। इस ट्राइंगल को ध्यान से आप देखें, इस ट्राइंगल को आप ध्यान पूर्वक देखें। इस ट्राइंगल का नाम है एरिया डी
बी ई, ये बराबर होगा एरिया डी ई सी के। दूसरा ट्रायंगल मैंने आपको दिखाया भी था, दूसरा ट्रायंगल आपको यहाँ दिख रहा होगा। क्लियर है? मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है डी ई सी। ठीक है, तो एरिया आप क्या लिखेंगे? एरिया ट्रायंगल डी ई सी, और इसे आप अपना नाम देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। आगे कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए, सबसे पहले इस रेखा को देखिए, ए से लेके बी तक। ए बी रेखा से आपको हटना नहीं है। ए बी रेखा के कितने टुकड़े हैं? 2। एक टुकड़ा आपको यहाँ दिख रहा होगा जिसका नाम है ए डी, दूसरा टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, दूसरे टुकड़े का नाम आप देखिए यहाँ से डी से लेके बी तक। तो एक बार ए डी काम में लेंगे आप, एक जिस प्रकार का काम इधर करेंगे वही काम उस साइड से करेंगे। अभी उस साइड के लिए भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस टुकड़े को आप देखिए, इसमें एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। इस ट्रायंगल को ध्यानपूर्वक देखें आप। क्लियर है? इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखेंगे। इस ट्रायंगल का नाम है ए डी ई। तो अगर मैं इसका एरिया लिखना चाहूँ कि एरिया ट्रायंगल ए डी ई, तो आप लिख सकते हैं 1/2 आधार और गुणे लंब। कैसे लिखेंगे? आधार गुणे लंब। 1/2 आधार का मतलब क्या? अब देख रहे हैं इस त्रिभुज में यही लंब है आपका, जिसका नाम मैंने रखा है ई से लेके एन तक। क्या नाम रखा है? ई एन। आप ये लंब है ई से लेके एन तक, और ये भुजा ए डी पर है, तो ये इसका आधार हुआ और ये भुजा क्या हुई? लंब हुई। तो आधार के लिए हम ए डी का इस्तेमाल करेंगे तथा लंब के लिए ई से लेके एन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? ई से लेके एन का। इसे क्वेश्चन नंबर क्या कहेंगे? 2 कहेंगे। क्या कहेंगे? एरिया आपका निकल के आ गया है ट्राइंगल ए डी ई बराबर हाफ इंटू ए डी और ई एन। आप इसी प्रकार नीचे देखें, इसी प्रकार अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे, ये जो ट्रायंगल आपको बताया गया था पहले, तो आप देख रहे होंगे कि इसके शीर्ष से यहाँ लंब है। देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है, ट्रायंगल जब न्यून कोण का होता है तो उसका जो शीर्ष लंब होता है उसके बीच में आता है, लेकिन अगर कहीं कोई त्रिभुज जो अधिक कोण का होता है वहां उसके शीर्ष से जब लंब डालते हैं तो उसका लंब क्या हो जाता है? त्रिभुज के बाहर चला जाता है। तो इसमें कोई आपको डरने की बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर त्रिभुज के बाहर भी लंब जाएगा तब भी सूत्र में आप उसी लंब को काम में लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा है और इसका शीर्ष क्या है? यही परपेंडिकुलर जो लंब आपको दिखाई पड़ रहा है ई एन, यही इसके लिए भी आप काम में ले सकते हैं। लेकिन आपकी आधार की भुजा यही है, इसको बढ़ाने पर आप देखेंगे कि ये आपको लंब प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप आधार में तो डी बी काम लेंगे, लेकिन लंब के लिए क्या करेंगे? ई एन काम में लेंगे। क्लियर है? तो आइए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आगे बढ़ाएंगे सवाल को। अब आप देखेंगे, लिखेंगे एरिया ट्राइंगल डी बी ई। क्लियर है? तो इसको भी इसी प्रकार लिख सकते हैं 1/2, इसका आधार आपको पता है डी बी है, और साथ ही इसके लिए लंब काम में वही आएगा जिसका नाम है ई और एन। ठीक है, इक्वेशन नंबर हो गया ये 3। पहले ऐसे हम समीकरणों को बनाएंगे। तो इस रेखा का काम कर दिया गया, तो इस रेखा का मैंने कहा था ना, पहले इसी रेखा पर काम करेंगे। एक बार एडी को आधार बना के ये लंब काम में लिया, फिर आप डीबी को आधार बनाएंगे तो भी काम में उसी लंब को लेंगे। अब सेम पैटर्न को इधर से फॉलो करेंगे। इसमें क्या है? रेखा क्या है? एसी है। एक बार आप इस आधार को लीजिए जिसका नाम है एई, तो आप लंब काम में लेंगे डी से लेके एम तक, और फिर दोबारा से आधार लेंगे ईसी। तो देखिए इस ट्रायंगल में भी वही कंडीशन आपको दिखेगी कि इस ट्रायंगल में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इस भुजा को आप बढ़ाएंगे तो यही लंब काम में आएगा। अर्थात एई के लिए लंब डीएम का प्रयोग होगा और साथ ही ईसी के लिए भी लंब डीएम का प्रयोग होगा। तो आइए इसके भी एरिया को लिखते हैं। तो लिखिए, आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे एरिया ट्राइंगल कौन सा? ए डी ई। तो आपको मिल जाएगा हाफ इंटू, इसमें आधार फिर से देखें एई आपको प्राप्त होगा, और इस बार लंब जो होगा वो क्या होगा? डी से लेके एम तक डीएम होगा। इसी समीकरण क्या कहेंगे? 4 कहेंगे। अब आप ऐसे अपने इस ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखें। इस ट्रायंगल में जिसका नाम है डीईसी, आप इसके सिर से पाएंगे कि लंब यही डीएम इस बार भी काम में आ रहा है, बस केवल इस भुजा को बढ़ाने से वो प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? तो इस ट्रायंगल के लिए जो दिख रहा है, इसके लिए जैसे इसके लिए ये बढ़ाने पर काम कर रहा था, वैसे इस ट्रायंगल में जब इस भुजा को बढ़ाते हैं तो यही लंब काम में आता है। तो आधार के लिए इसी का प्रयोग करेंगे और लंब के लिए डी से लेके एम तक। तो आइए हम उसका भी एरिया लिखेंगे। एरिया ट्राइंगल जिसका नाम है डीईसी इज इक्वल हाफ इंटू, आधार के लिए आपका प्रयोग होगा ई सी और पुनः से
लंब के लिए वही काम में आएगा जिसका नाम है DM। ये क्वेश्चन नंबर हो जाता है 5। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर से आप एक बार समझ लें कि इस रेखा से आपको हटना नहीं है। एक बार आपको AD के लिए इस लंब का प्रयोग करना है, फिर सेकंड DB के लिए आपको ये ट्रायंगल मिलेगा। दोनों के लिए एक बार आधार ये रहेगा, लंब यही रहेगा, और फिर इसके लिए DB आधार होगा तो भी लंब वही रहेगा। फिर यही पैटर्न को आप इस ट्रायंगल इस रेखा पर फॉलो करेंगे। फिर से इस रेखा के लिए आएंगे तो ट्रायंगल आपका ADE ही रहेगा, और साथ में आप लंब DM का प्रयोग करेंगे। फिर इस रेखा पर जब इस पर आएंगे आप E से लेके C तक, तो ट्रायंगल आपका होगा ये वाला जिसका नाम है DEC। फिर ये बढ़ी हुई भुजा के लिए लंब क्या होगा, DM के रूप में ही काम करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आप इसके बाद आप देखेंगे सभी समीकरण आपके क्या हैं, रेडी हैं। रेडी होने के बाद आपको करना क्या है कि क्रम से 2-2 का पेयर बना के आप भाग, इसको छोड़ देंगे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, उसको जब काम में लेना होगा तो मैं बताऊंगा। आप यहाँ पर देखेंगे समीकरण आपके पास 2 और 3 है, और तथा 4 और 5 है। 2-2 का पेयर बना के, मतलब कि ये दोनों को आप देखें, यहाँ पर 2 और 3 को आपस में क्या करेंगे, भाग देंगे, और 4 और 5 को आपस में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आप देखें कि अगर आप समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण कैसे 3 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, भाग देने पर। तो आप भाग दे लीजिए। हाँ, भाग देने से आपको मिलेगा क्या, ये दोनों एरिया ट्राइंगल ABE अपान इधर का अपने साइड में भाग होगा। देखिए समीकरण 2 में 3 का भाग लगा रहे हैं, 2 और 3 का, तो इसके बटे में ये आएगा और इस पूरे के बटे में ये आएगा। तो आइए ADE आपने लिख लिया। अब दूसरा अगला समीकरण है 3 में है एरिया ट्राइंगल DBE। क्लियर है, और उधर से आपको मिल पा रहा होगा समीकरण 2 के लिए मिल रहा है हाफ इंटू AD गुणे EN, और अपॉन में इस साइड में हाफ इंटू DB गुणे EN। क्लियर है, आप देख पा रहे होंगे कि हाँ EN और EN कैंसिल हो रहे हैं तथा हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है। इस प्रकार आपके पास जो बच रहा है, जो वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो आपका EN से EN और हाफ से हाफ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो आपका जो बचता है वो बचेगा एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ट्राइंगल DBE। क्लियर है, और यहाँ से सब कुछ कट गया, केवल AD और DB बचा हुआ है, तो इसे लिख लें आप AD अपॉन DB, और इसे एक समीकरण नाम दे दें, जिस समीकरण को आप इक्वेशन नंबर 6 कह सकते हैं। क्लियर है, इसे इक्वेशन कितना कहेंगे, 6 कहेंगे। क्या कहेंगे, 6, इक्वेशन नंबर 6। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा कि एक इक्वेशन नंबर 6 आपने बना लिया है। जैसे आपने 2 और 3 को भाग लगाया है, ऐसे ही आप 4 और 5 को भाग लगा लें। ठीक है, तो आप देखेंगे पुनः से कि समीकरण 4 में समीकरण किससे, 5 से भाग देने पर। तो आइए भाग देते हैं। भाग देने से क्या प्राप्त हो जाएगा, आप देखिए आपके पास यहाँ है, ये है 4 और ये है 5, तो आपको मिलेगा एक पक्ष में एरिया ट्राइंगल ADE अपान नीचे से मिलेगा एरिया ट्राइंगल DEC इज इक्वल, आप देख पा रहे होंगे कि इस समीकरण की वैल्यू ऊपर का पक्ष आपका जो मिलेगा 1/2 इंटू AE और DM मिलेगा। क्लियर है, और दूसरा जो समीकरण 5 का पक्ष है उसे कहेंगे हाफ इंटू EC और DM, EC इंटू DM। पुनः से आप देख पा रहे होंगे कि एक बार फिर से DM से DM कट रहा है, हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास जो बच के इक्वेशन मिल रही है वो मिल रहा है एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DEC इज इक्वल
AE अपान में EC। इसे यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा सावधानी बरतना है। यहाँ तो आप समीकरण बना लिए थे, लेकिन यहाँ समीकरण नहीं बनाए। मैंने कहा था ना, इसका जब यूज आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर हमने एक समीकरण पहले बना के रखा है कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में क्या है कि DBE का एरिया DEC के क्या है, बराबर है। तो जहां पर आपको DEC दिख रहा है उसके स्थान पे हम DBE को रख सकते हैं। कहां से, समीकरण 1 से। तो यहाँ आप लिखेंगे समीकरण कैसे, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 या आप ऐसे, चलिए ठीक है ऐसे ही कर देते हैं। तो आपको प्राप्त होगा एरिया ट्राइएंगल ADE अपान एरिया। आप देख रहे हैं मैंने कहा है कि जहां DEC है उसके स्थान पे DEC को रिप्लेस करेंगे किससे, DBE से। तो यहीं पर एक सावधानी रखनी है कि जब आपका कैंसिल होकर मान बचता है तो DEC के स्थान पे उठा के समीकरण 1 से इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे, जिसका नाम है एरिया DBE। एरिया ट्राइएंगल DBE। क्लियर है। तो आपको मिलेगा AE अपान में EC। अब इसे आराम से आप इक्वेशन बना सकते हैं। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 7। अब आप इस इक्वेशन 6 को और इक्वेशन 7 को बहुत ध्यानपूर्वक देखें। अगर 6 और 7 को देखेंगे तो गणित में आपको प्राप्त होगा एरिया ADE और एरिया DBE। एक पक्ष में यही है, वापस से समीकरण 7 में भी वही दूसरे एक पक्ष में है। तो कहीं पर गणित में एक पक्ष अगर बराबर हो तो दूसरे पक्ष ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि समीकरण 6 व 7 से, ठीक है। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं आपके लिए, समीकरण 6 व 7 से जब किसी समीकरण की एक साइड आपस में क्या हो, बराबर। देख रहे हैं इस पक्ष में भी वही वैल्यू है और इसके इस पक्ष में भी वैल्यू सेम है, तो दूसरे पक्ष भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि AD अपान DB इज इक्वल AE अपॉन EC। इसी का नाम है थेल्स प्रमेय, जिसे आप BPT भी कहते हैं। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि आपको पूरी प्रमेय अच्छे से आए, कोई समस्या ना हो। अगर समस्या होगा तो 1-2 बार वीडियो को बैकवर्ड करके देखेंगे, पीछे करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे, आपको समझ में आएगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगे, ठीक लगे, तो पहली बात तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तथा एक बात का ध्यान रखें होमवर्क के रूप में कि इस प्रमेय को एक बार आप समझें, उसके बाद ही अपनी कॉपी पर लगाएं। और कितनी बार लगाएं, कम से कम 5 बार, 5 टाइम्स इसको अप्लाई करें। 5 बार अगर आपने इसे प्रैक्टिस किया एक बार, तो मेरा दावा है कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए, फिर आपको वापस से कभी थेल्स या BPT देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हीं लैंग्वेज के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा और मिलूंगा इस प्रश्नावली के अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।